तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। ये जो हमारा लेक्चर है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, बट क्योंकि मैंने जो एनसीईआरटी का चैप्टर इन डिटेल में पूरे अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं, तो ये इन डिटेल वाला तो नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो आपकी क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि एक ही में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट्स को समझा दे रहा हूँ। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ एक भी ये वीडियो देख लीजिए, आपका काम चल जाए। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम कुछ भी एडवांस नहीं करने वाले हैं, ओनली फॉलो करेंगे हम लोग। एक मिनट बच्चों, ओनली एनसीईआरटी 11th सेट जो चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसी को हम लोग करेंगे। जैसे जितना कॉन्सेप्ट उसमें है उतना ही इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, या फिर सेट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं एक बार और आप पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देर किए। देखिए, सेट की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि जो डेफिनेशन है सेट की, उसमें काफ़ी हमने चीज़ें देखी कि वो फंसा सकती है हमें। किन किन बातों में फंसा सकती है, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वेल डिफाइंड। और मैंने वहाँ बताया था कि एक और लिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी लिखना चाहिए। कुछ अच्छी किताबों में मैंने इसकी डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट भी साथ में देखा है, बट आपकी एनसीईआरटी में डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं यूज़ किया है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और या फिर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो। डेफिनेशन सेट की होती थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि सर ये जो वेल डिफाइंड शब्द है ये ऐसे हल्के में मत ले लीजिएगा, ये कई बार बच्चों को फंसाता है। डिस्टिंक्ट का मतलब तो कोई खास फंसाता नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब सब अलग अलग होने चाहिए। मतलब कि अब मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी और ए लिख दिया, फिर से ए लिख दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ए 2 बार आ गया, ऐसा मत करिए। सेट की डेफिनेशन ऐसा कहती है कई बुकों में, एनसीईआरटी नहीं कहती। एनसीईआरटी बोलती है कि लिख लिया डबल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही माना जाएगा, पहली बात। लेकिन दूसरी जो मैंने आपको समझाई थी उस समय कि वेल डिफाइन का क्या मतलब है, तो वेल डिफाइन का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी आपने नाम लिया, जैसे मैंने बोला कि कलेक्ट कलेक्ट ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर स्कूल। तो अब यहाँ पर समस्या ये हो जाएगी बच्चों को, किसी के लिए ब्यूटीफुल लड़की कोई और हो सकती है, किसी के लिए कोई और हो सकता है किसी को कोई अच्छी ना लग रही हो सकता है किसी को सब अच्छी लग रही हो। तो ब्यूटीफुल लड़कियों को कलेक्ट करना एक गड़बड़ बात है। तो दिस मतलब जो डेफिनेशन है इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर होगी बात। लेकिन इसी में मैं अगर आपको ये समझाऊं कि वेल डिफाइंड का मतलब हो क्या सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला राइट ऑल नंबर, ऑल नंबर, और नंबर तो लिखना ठीक नहीं है, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लेते हैं, हुज नेम स्टार्ट विद लेटर एस। मान लीजिए एस लेटर से शुरू होने वाले सारे आदमियों को कलेक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई कलेक्शन बना भी लिया, तो किसी के लिए वो ऑब्जेक्टेबल नहीं होगा कि भैया नहीं नहीं इसका तो एस से शुरू हो रहा है फिर भी हम रखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने कलेक्शन ये बनाने को बोला तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। मैथ के हिसाब से अगर मैं वेल डिफाइंड बोलूँ, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने मैथ के हिसाब से वेल डिफाइंड बोला कि नंबर्स कलेक्ट करने हैं आपको, ये सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और लेस देन 10 हो। तो आप में अब कोई भी किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं रहेगा कि हाँ सर 1 से लेके 9 तक नंबर लिख दीजिए, सारे के सारे नंबर इस सेट में होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने पढ़ी थी सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन के बाद इसमें एक वर्ड और हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था भैया, रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने ये पढ़ाया था आपको कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। क्या बताया था, एक बताया था रोस्टर फॉर्म और दूसरा बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ये दोनों जो फॉर्म हैं उसमें क्या क्या अंतर था। रोस्टर फॉर्म में हम
एज इट इज़ एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को रोस्टर फॉर्म में अगर नेचुरल नंबर लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें मेरे को यही सेट लिखना होगा तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह की चीज़ें मैं लिखूंगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर, ठीक है, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? ये तो आसान बात थी। इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्विक रिकैप है एक तरह से पूरे चैप्टर का, तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए, 3-4 वीडियो में ख़त्म किया मैंने, 5 वीडियो में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट जो होता है उसके बारे में सीधा सीधा सिंपल ख्याल है, इफ़ देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, सो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने बोला कि सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो नेगेटिव है, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस एम्प्टी सेट को हम कैसे दिखाते हैं? हम इस लेटर फाई से दिखाते हैं। ये नोटेशन है एम्प्टी सेट का। इसके साथ मैंने क्या बोला था? अगर फाई सिर्फ लिखा है तभी नोटेशन है, सिर्फ फाई लिखा है तो। लेकिन कहीं आपने ऐसा देख लिया तो ये अब एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है, मतलब ये सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। एम्प्टी सेट के बाद हमने आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है? देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो द सेट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर किसी सेट में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है, मतलब 5, 10, 15, 20, 100, 50, 1000, मतलब कि वो कितना भी है, कितना भी ज़्यादा है, लेकिन फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट सेट होता है। और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी इंटरवल, ओपन क्लोज, कोई भी इंटरवल ले, ये सब इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। मैंने लिखा ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज रोस्टर फॉर्म। करेक्ट बात है। जैसे कि नेचुरल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? सर बोलेंगे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कांट बी एक्सप्रेस्ड, हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, अलग अलग स्पेसिफिक एलिमेंट्स। तो हर इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इक्वल सेट का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल, तभी उन दोनों सेट को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल क्या है? यह सेट लिखा होगा, इक्वल सेट्स होगा, ठीक है। तो इक्वल सेट का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, एक सेट बनाया और इसको बोल दिया भैया ये बराबर होगा ए आई ई ओ यू, तो आप बोलेंगे हाँ सर सिर्फ यही तो हुआ है कि ई आई आई ई हो गया है। हाँ तो सर ये बराबर है, क्योंकि उल्टा पुल्टा लिखने से सेट में कोई अंतर नहीं आता है। कोई दिक्कत? इक्वल सेट्स का समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही भाई मेहनत कर पाया मैं, इसके बाद मैंने इतना डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनाया, सीधे सीधे आपके लिए काम कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इसको डोनेट नोटेट कैसे करते हैं? या तो ए के पावर सी लिख दिया जाता है ऐसे, और या फिर ए डैश, ठीक है। तो आपकी बुक में ए डैश लिखा तो हम बी ए डैश लिखेंगे। ए डैश का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ, रुके रुके रुके, एक्स इज सच दैट, एक्स जो हो वो यू में बिलोंग करे, बट एक्स जो है वो ए में बिलोंग ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप मेरा इससे पूछेंगे तो आप ऐसे ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए, और एक और सेट है ए जिसका है 1 2। किसने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए? तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल जाएगा सर? ए के जो एलिमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए और सब यू के एलिमेंट हो चाहिए, मतलब 3 4 5 6। क्लियर है? हो गया।
आगे बढ़ जाते हैं। अरे कॉम्प्लीमेंट वाला लास्ट वाला टॉपिक बता दिया क्या? हाँ बच्चों, कोई बात नहीं, पहले लास्ट पढ़ें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, उसको दोबारा बता देता हूँ बच्चों, वो स्लाइड मेरी 8वीं पे रह गई थी, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। सबसेट एंड सुपरसेट को समझिए। देखिए पहले तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, हम पढ़ते कैसे हैं इसको, हम ऐसे पढ़ते हैं ए इज़ दी सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या है इसका, कि आप कोई भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ले, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, इसका मतलब होना चाहिए वो एक्स हमें बी में भी मिलना चाहिए। यही होता है सबसेट। सुपरसेट इसका उल्टा, मतलब अगर ये ए जो है सबसेट है बी का, तो बी क्या है, सुपरसेट है ए का। यही सुपरसेट का मतलब होता है। कोई दिक्कत? अब हम कुछ सबसेट्स देख लेते हैं, जैसे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारा अगला टॉपिक, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर के मेरे को सारे सबसेट लिखने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि रियल नंबर के सबसेट्स हैं सर, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रैशनल है, इर्रेशनल है। क्लियर है? इसके बाद हमने कुछ स्पेशल्स भी देखे थे, इंटरवल्स भी देखे थे। इंटरवल्स मैंने बोला था कि 4 तरह के होते हैं। पहला, 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। वेट अ सेकेंड। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन, चौथा मैं नाम दे रहा हूँ सेमी क्लोज। देखिए क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी रखे जाते हैं, मतलब इसकी कंडीशन कैसी होती है, एक्स इज लेस देन बी इज लेस देन इक्वल टू ए। ऐसा होगा हमेशा, जो भी क्लोज इंटरवल में जो भी एलिमेंट होंगे, अब मान लीजिए उसका नोटेशन होता है ऐसा, ए और बी, ऐसा नोटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए के बराबर हों या बी के बराबर हों या उनसे उनके बीच में हों। लेकिन ओपन इंटरवल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये साइन रहती है ओपन इंटरवल में, और नोटेशन क्या होता है इसका, ए कॉमा बी होता है। सेमी ओपन में अगर आ जाएंगे तो सेमी ओपन का मतलब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, ए बी। तो कंडीशन इसकी क्या बनती है, इसकी सेमी ओपन की, कि जिधर से क्लोज है उधर सिर्फ लेस देन मतलब ग्रेटर देन का साइन, और इधर से लेस देन और इक्वल टू का साइन। सेमी क्लोज का मतलब होता है एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, और इसमें कंडीशन क्या होती है, ये क्या लिख दिया मैंने ऊपर, एक्स यहाँ ए यहाँ, यहाँ क्या कंडीशन होगी, ए से लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है इसमें, चलो ऊपर लिख देता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ी तो यहाँ हो जाती है, पता नहीं क्या, बट हो जाती है। आ जाओ, देखो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि ये जो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। क्विक रिकैप है, बहुत तेज़ी से मैं इस बात को करते हुए चल रहा हूँ आगे की तरफ। अच्छा, इसके बाद हमारा एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट होता है, द बिगेस्ट सेट होता है। मतलब बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा का मतलब वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा का मतलब हुआ कि जिसके कंपेयर में हम और छोटे सेट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके स्कूल के बच्चों की क्लासेस हैं, 10th क्लास 11th क्लास 1 क्लास 2 क्लास, सबके बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट देता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट होगा आपके स्कूल के सारे बच्चे एक साथ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया, यूनिवर्सल सेट बता ही दिया। वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए वेन डायग्राम के बारे में, देखो भाई, जो वेन डायग्राम है वो एक साइंटिस्ट हुए जॉन वेन, इन्होंने ही इसे डेवलप किया। और असल में इसमें क्या होता है, एक सर जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, ठीक है, और जो गोले होते हैं, सर्कल्स जो होते हैं, ये सब सेट्स को दिखाता है, नॉर्मल सेट्स को, यूनिवर्सल सेट और सेट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे ए यूनियन बी दिखाना है,
या रुक जाओ, ये हो जाएगा यूनिवर्सल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ऐसे दिखाया जाता है इसमें सारे सेट्स को। ठीक है, अभी हम इसमें आगे भी बढ़ते जाएंगे तो और इसको मैं हर चीज़ में बताता जाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ द सेट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनियन ऑफ द सेट। मैंने बताया था कि इसको एज अ ऑपरेशन देखना आप लोग, जैसे कि रियल नंबर के बीच में आपने ऑपरेशन पढ़ा था, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, है ना, माइनस, ये सब पढ़ा, वैसे ये ऑपरेशन है सेट्स का। जैसे मुझे करना है ए यूनियन बी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए, बीच में मैंने लगाया और x बिलोंग्स टू बी, मतलब या तो x ए का भाग हो या b का भाग हो, दोनों का ना हो। अगर आप इसका एग्जांपल चाहें तो कंसिडर करो कि एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 4 5 6। तो अगर कोई बोले ए यूनियन बी लिखो तो वो या तो ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो बी का। तो 1 2 3 4 ए का एलिमेंट आ गए, और बी में भी 4 है तो ऐसा नहीं 4 दो बार लिखना, दो बार लिखने का कोई मतलब होता नहीं, तो 5 6 हो गया। समझ आएगी बात कि नहीं आगे? ये यूनियन होते हैं। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपने ए का यूनियन बी के साथ निकाला या बी का यूनियन ए के साथ निकाला, ये दोनों बराबर होते हैं, और इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, लेकिन पहले बी यूनियन सी निकाला उसके बाद ए यूनियन बी किया, या फिर पहले ये किया, दोनों बराबर होते हैं, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए किया ए का यूनियन कर दिया फाई के साथ, फाई मतलब कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो फिर ए ही आ जाएगा। इस लॉ का नाम हम लोग देते हैं लॉ ऑफ, क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट नाम है इसका। आगे हमने और इसमें क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि ए का यूनियन अगर फिर उसी सेट के साथ कर दें तो वो ए आता है। आइडेम्पोटेंट तो नहीं होता यार, ये आइडेंटिटी होता होगा, क्योंकि आइडेम्पोटेंट तो अब मैंने लिखा, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेम्पोटेंट होगा। उम्मीद तो यही कर सकते हैं, मेरे दिमाग से थोड़ी बातें उतर रही हैं, बट आप क्लियर कर लीजिएगा। यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप ए के साथ करेंगे तो ये फिर से यूनिवर्सल सेट आ जाता है, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं या लॉ ऑफ यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सेट्स की डेफिनेशन और इन सभी का प्रूफ भी मैंने अच्छे से करा रखा है आपको, तो इसमें कोई चर्चा की बात है नहीं। इंटरसेक्शन पे आ जाइए। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो नोटेशन होती है वो ऐसे होती है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स वो सारे होंगे जो कि ए में बिलोंग करते हो और साथ साथ में बी में भी बिलोंग करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने पिछले वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 1 2 3 4 और बी था 4 5 6। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका इंटरसेक्शन निकालिए। सर ये इंटरसेक्शन भी, तो मैंने क्या बोला? दोनों में होना चाहिए। जैसे 4 जो है वो दोनों में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत आपकी? अब हमने इंटरसेक्शन की भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ, जैसे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, बात बराबर, बात बराबर, सेम नाम होगा, नाम सारे पीछे वाले ही रहेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन का सी किया या ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन का सी किया, मतलब पहले किसी को करिए, इसको करिए इसको करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर और क्या प्रॉपर्टी बढ़ी? फाई का अगर आपने इंटरसेक्शन करा दिया किसी भी सेट के साथ तो वो फिर से फाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं और सेम वाले एलिमेंट चाहिए तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आपने इंटरसेक्शन करा दिया तो फिर से क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे ए के साथ वो पूरे के पूरे ए होंगे, क्योंकि यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। और मैंने क्या ना, इसमें एक और चीज़ थी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जो उसमें नहीं था, इसलिए इसको अलग से बता देता हूँ। ये क्या कहता है? अगर ए इंटरसेक्शन है और अंदर बी यूनियन सी है तो ये जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे
और वही ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और बीच में जो यूनियन जहाँ था वहाँ का वहाँ लगा रहेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये यूनियन है ना, ये अपनी जगह लगा हुआ है, ए बी के पास गया और ए सी के पास गया। क्लियर बात? कोई समस्या? आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो टॉपिक है टॉपिक ही नहीं लिखा है तो भैया ऐसा, डिफरेंस ऑफ सेट। क्लियर, यही पढ़ लेते हैं। देखो भैया, डिफरेंस ऑफ सेट को देख लो। देखो, इसको लिखा ऐसे जाता है ए माइनस बी, ऐसे लिखा जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में तो करे, बट एक्स बी में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, वही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए 1 2 3 4 और बी ले लेता हूँ 4 5 6। अब मुझे करना है ए माइनस बी। तो देखिए, एक एलिमेंट लिख सकते हैं 1 2 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो बी का नहीं होना चाहिए। जैसे 4 जो है, 4 इसमें भी है तो 4 को हटा देंगे, ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो ए माइनस बी होता है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है कभी भी। आप यहीं करके देख लीजिए, अगर आप बी में से ए को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5 और 6। क्लियर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है वैसे ही, है ना। और भी एक दो बात इसमें होती हैं कि अगर आपने लिया ए माइनस बी और लिया ए इंटरसेक्शन बी और लिया बी माइनस ए, ये तीनों ही डिसजॉइंट होते हैं एक दूसरे से। डिसजॉइंट का मतलब ना इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, ना इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, और ना ही इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, तीनों डिसजॉइंट होते हैं। लास्ट जो टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट, वो मैंने आपको बता दिया था कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखिए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखिए जो ए में ना हो। जैसे कि यूनिवर्सल सेट ये है, ए है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उस समय कर रखी थी, जैसे कि अगर आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया तो वो सारे एलिमेंट ए के, और वो एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन यूनियन में है, तो दोनों का यूनियन तो यू ही हो जाएगा। फिर से ए इंटरसेक्शन ए डैश, भाई ए डैश में वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बात खत्म, फाई आ जाएगा। इन दोनों को लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का लॉ कहते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का लॉ कहते हैं इसे। आगे चलते हैं। इसी में एक और मैंने बताया था आपको, ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के अलग अलग डैश के बराबर होगा, और साथ साथ में अगर ए यूनियन बी हो जाता है तो ये ए और डैश बी का अलग अलग से इंटरसेक्शन, यूनियन दोनों बार लिख दिया क्या, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ यूनियन होगा, इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते थे, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। अच्छा, आगे देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा खुद ए के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी बड़ी अच्छा मैंने बताया था आपको। अगर आपने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो पूरा का पूरा फाई मिलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई। और इतना ही टॉपिक है आपकी 11th की बुक में। अब अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भेजिए, शेयर करो सबसे पहले तो भाई मेरे, और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ज़रूर करो यार, मेहनत लगती है थोड़ी हमारी भी, है ना, और नए क्रिएटर हैं, और आपको पता ही है कि मैथ्स में जिस तरह का कंटेंट मैं दूंगा वैसा शायद ही अभी तक किसी ने यूट्यूब पे दिया होगा, इसकी गारंटी है आपकी। और लास्ट में अगर बढ़िया लगे तो एक लाइक करके मुझे बता भी देना कि हाँ सर, आपके जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।